दोस्तों नमस्कार। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कशन करने वाले हैं जो पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है और हमारे देश में इस समय ये मुद्दा बहुत लाइमलाइट में है कि हमारे देश में उत्तराखंड राज्य में जो जोशीमठ शहर है जो पहाड़ों पर बसा हुआ है, उस जोशीमठ में जो ज़मीन में दरारें आ रही हैं और वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ जो इस समय दिक्कतें आ रही हैं, लोग वहाँ से अपना घर छोड़ रहे हैं। पूरे जीवन की कमाई पूरे जीवन की कमाई जो उन्होंने घर बनाने में लगा दी थी और वो घर उनका छूट रहा है। तो आखिर ये चीज़ें जो हैं ये कब तक चलेंगी? ये पर्यावरण को लेकर के क्या सिर्फ पर्यावरण में सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है उसको सही करना, या हम लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है? और अगर ये सब बातें जो है सिर्फ बातों में रह जाएंगी तो कब तक हमारा जो सिस्टम है जिसमें हम लोग रहते हैं, इकोसिस्टम है, वो कब तक सही से चलेगा? उसको चैलेंज लगातार हम लोग करते जा रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर डिस्कशन के लिए हमारे साथी हैं श्री शरद मौर्य सर जो और राजमन सर हैं, जो आपको बताएंगे कि पर्यावरण के लिए हम लोग क्या क्या करें, या हम लोग एक छोटे स्तर से क्या क्या उसको सही कर सकते हैं। और पर्यावरण में पर्यावरण के चैलेंज को जो इस समय परिवर्तन उसमें हो रहा है, जैसे ग्लेशियर्स वगैरह जो पिघल रहे हैं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमको इसमें लाइमलाइट में नहीं है। तो जोशीमठ पे ही हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं और शरद मौर्य सर से पूछते हैं कि आखिर जोशीमठ में जो ये दरारें आ रही हैं और भी जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें कब तक ये चीज़ें जो है सुधरेंगी, या हम लोग के ऊपर होता जा रहा है और नेचुरल पहाड़ पर रहने के बजाय लोग ज़मीन से, जो कि घाटियों से सीमेंट, ईंट या और भी जो जरूरी सामान होते हैं वो ले जाकर बड़े बड़े मकान वहाँ पे बना रहे हैं। तो जो उसका लोड उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है, आखिर इस बढ़ते नगरीकरण का उसके पहाड़ों के ऊपर जो दाब पड़ रहा है, इस दाब के कारण ही हमको ये लग रहा है कि जो अभी दरकने का मेन कारण यही मुझे लग रहा है। बाकी और सरकार को जो है इस पर रोक लगाने के लिए बहुत पहले से ही कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुका है। अब या तो उन लोगों को पहले विस्थापित किया जाए और विस्थापित करने के बाद सबसे पहले जान बचानी जरूरी है, तो उनको विस्थापित करके उनका जान बचाया जाए, ये ज़्यादा जरूरी है जी। तो जो निर्माण हो चुका है वो तो निर्माण या तो ढहाना पड़ेगा या तो प्रकृति के रूप से खुद ही हटेगा। जैसे एक बात सर सिर्फ जोशीमठ की नहीं है, जोशीमठ के अलावा भी बहुत सारे शहर हैं जो पहाड़ी इलाकों में हैं, जैसे बद्रीनाथ है जो कि हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा मतलब तीर्थ है, चारों धाम में एक धाम है। और जोशीमठ भी एक ज्योतिर्मठ के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे शंकराचार्य जी के द्वारा ये मठ जो है स्थापित किया गया था जोशीमठ को। तो यहाँ पर जो निर्माण कार्य सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं, जैसे वहाँ पे रेलवे और 4 लेन रोड तैयार की जा रही है जिसमें बहुत बड़े बड़े टनल बनाए जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए कि इन सारी चीज़ों को हम लोग विकास भी करें और विनाश भी ना हो? तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि विकास किस रूप में होना चाहिए? अलग अलग रिपोर्ट या जो समितियां बनी पर्यावरण के ऊपर, उन रिपोर्टों के आधार पर ये कई बार उजागर हुआ कि जिस तरीके से निर्माण कार्य वहाँ पर हो रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन चूँकि सरकार जो काम करना चाहती है खुद से, उन रिपोर्टों के जो आए रहते रिजल्ट उनको दरकिनार करते हुए अपना जो विकास का काम होता है वहाँ पर खुले तरीके से या कहें कि निर्बाध तरीके से करती है। अभी वहाँ पर क्लेम करने के लिए कोई वैसा है नहीं कि जो सरकार के ऊपर क्लेम कर सके कि आप यहाँ पर निर्माण काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबका रोजगार भी उससे जुड़ा होता है और पर्यटन की दृष्टि से कुछ चीज़ें जरूरी भी होती हैं, क्योंकि पर्यटन से सरकार को काफ़ी आमदनी भी मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में या और हरिद्वार उत्तराखंड के क्षेत्रों में, उत्तराखंड बद्रीनाथ केदारनाथ के क्षेत्रों में जिस तरीके से भी निर्माण का कार्य हो रहा है वो पर्यावरण के नियमों को दरकिनार करने के बाद ही हो रहा है। तो सरकार के ऊपर कोई क्लेम कर नहीं सकता है वैसे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार तक ही सीमित कर दी जाए कि ये एक जन आंदोलन के रूप में उभरना चाहिए? जैसे कि अन्य मुद्दे हैं, रोजगार है और बहुत सारे मुद्दे जो लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग पर्यावरण में जो चैलेंजेज आ रहे हैं, जो चुनौतियाँ हमको मिल रही हैं डे बाई डे, उनका कोई मुद्दा नहीं हो पाता है चुनाव में। इसका भी
एक मैं पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि चुनावी मुद्दा एक पर्यावरण भी होना चाहिए ताकि कुछ सुधार इस तरफ हो सके। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में कुछ बताने के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं, हमारे विद्यालय के शिक्षक हैं श्री राजमन सर, जो आपको कुछ बताएंगे पर्यावरण के बारे में। विकास जो है वो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है कि विकास अगर एक तरफ आप विकास सोच रहे हैं तो दूसरी तरफ पर्यावरण का विनाश भी जुड़ा हुआ है उसमें। इसीलिए हमको विकास को जो है एक दूसरे अर्थ में देखना चाहिए। जो पर्यावरणविदों ने या जो पर्यावरण के ऊपर जो संगठन बने हैं उन्होंने एक सतत विकास का जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है गोल्स बनाए थे, विचारधारा आई थी, उसको लेकर हमें चलना पड़ेगा। जैसे आपने प्रश्न किया कि जोशीमठ में जो हो रहा है या पहाड़ी क्षेत्रों में जो हो रहा है, क्या उसका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों पर ही पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा? नहीं, मतलब उसका प्रभाव नहीं, क्या वो वहीं तक सीमित रहेगा कि पर्यावरण का दुष्प्रभाव मैदानी इलाकों में भी आएगा? उसका प्रभाव मैदानी इलाकों में भी आएगा। जब भविष्य में जो है वहाँ पर भूस्खलन घटना होगी तो निश्चित रूप से नदियाँ उफनाएंगी, बाढ़ आएंगी, तो उसका प्रभाव तो मैदानी इलाकों में पड़ना ही है। और वैसे ही और कहाँ तक लोगों को हम विस्थापित करते रहेंगे, कहाँ तक लोगों को हटाते रहेंगे? ये तो अब जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती रही है तो हम कहाँ किसको विस्थापित करेंगे जो है, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि सरकार और लोग मिलकर काम करें जो है, और थोड़ा सा हम लालच को अपने कम कर दें जो है। ये लालच ही सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जैसे हमारी जो सीमाएँ हैं, रक्षा क्षेत्र है जी, उसमें ITBP शामिल है और वहाँ पर सड़क बनाना बहुत ज़रूरी है। और सड़क अगर नहीं बनेगी, क्योंकि चैलेंज तो चीन हमारे सामने पहले से जी, तो सड़कें तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि उनके पास रसद पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। वायु मार्ग जो है वो पहाड़ों में इतना सुलभ नहीं है क्योंकि पर्यावरण, सड़क मार्ग ही एक उपाय है। वातावरण भी चैलेंज है। सड़क बनाना तो जरूरी है, सड़कें हमेशा खराब होती रहती है, निर्माण कार्य हमेशा वहाँ जारी रहेगा, तो इसको रोक नहीं सकते जी। ये अगर हम चाहें कि युद्ध समाप्त हो जाए, युद्ध कोई करे ही ना तो शांति आ जाए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये तो जरूरी है जी सर। इसीलिए जो है इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ सरकार सर आपके अनमोल विचार के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी आपसे डिस्कशन होता रहेगा अन्य मुद्दों पर। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे दो साथी श्री शरद मौर्य सर और श्री राजमन सर के द्वारा जो विचार दिए गए, उसमें कुल मेन बात यह है कि जो पर्यावरण को बचाने का जिम्मा है वो सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं है, वो इंडिविजुअल एक जन आंदोलन होना चाहिए। इसमें एक छोटी से छोटी बात भी आपको ध्यान में देना चाहिए कि अगर कहीं पर आप पेड़ को पानी दे सकते हैं, या कोई पेड़ अगर मर रहा है उसको आप अगर पानी दे करके जीवित कर सकते हैं तो उसको करने का प्रयास किया जाए। ये सिर्फ बातें किताबों तक या एक फ़ोटो खींचने तक ही ना रह जाए कि 5 जून जो पर्यावरण दिवस आता है उसको हम सिर्फ फ़ोटो खिंचा लें और बाकी अगले 5 जून तक उस पेड़ का पता ही ना रहे। तो इस तरीके से ना हो, और कुछ ऐसे नियम कानून भी बने जो कोई भी कंस्ट्रक्शन है, कोई भी मकान बन रहा है कि वो पर्यावरण के संगत है कि नहीं है, ये सब ध्यान में देते हुए भी सरकार के द्वारा नियम कानून बनाए जाएं ताकि हम लोगों को कभी भी आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उतना ही अधिकार है कि वो कर सकें जो हम लोग भी कर रहे हैं। तो अगर जोशीमठ ख़त्म हो जाएगा, बद्रीनाथ ख़त्म हो जाएगा, जो हमारे भारत के पास जो चीज़ें अनमोल हैं, जो घूमने लायक जगह हैं, जो एक तरीके से जिस पे हम लोग गर्व करते हैं, वो जगह जब ख़त्म हो जाएंगी तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या अपना मुंह दिखाएंगे। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग में हमने यही सीखा कि पर्यावरण को बचाना एक मुख्य कार्य होना चाहिए। पर्यावरण को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, इसको एक बराबर मुद्दा बनाना चाहिए। जैसे रोजगार है, जैसे जल संकट का मुद्दा है, अन्य मुद्दे जो इम्पोर्टेंट है, वैसे भी पर्यावरण को भी बचाने का एक बड़ा मुद्दा रखना चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, रोड जो 4 लेन रोड बन रही है, जो पुराने रोड थे उनके किनारे बड़े बड़े पेड़ थे, उन 500 साल पुराने पेड़ों को काट करके 4 लेन रोड बन रहे हैं, 6 लेन रोड बन रहे हैं। कितने पेड़ लगा दिए गए, कितने पेड़ बड़े हो गए, इसको भी सरकार को इवेलुएट करना चाहिए। इसी के साथ आपको इस ब्लॉग में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।